लास्ट टाइम पे हम लोगों ने न्यूक्लियस स्टार्ट कर दिया था। न्यूक्लियस में बताया था, न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। कब किया था? 1831 में किया था। न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं कंट्रोलर या डायरेक्टर ऑफ सेल बोला जाता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए। क्या होता है? जो आगे चल के बनाएगा आरएनए, देन बनेगी प्रोटीन, और प्रोटीन पूरी सेल की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम करता है। ये याद है आपको? फिर हम लोगों ने बात की थी कि न्यूक्लियस जो होता है इसके मुख्य रूप से 3 कार्य होते हैं। पहला, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, कंट्रोल ग्रोथ एंड कंट्रोल हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब समझते हो क्या होता है? एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जो भी कैरेक्टर पास होते हैं वो किससे किए जाते हैं? न्यूक्लियस से ही होते हैं। इसी को बोलते हैं हेरिडिटी। इन तीनों बातों को एक साइंटिस्ट ने प्रूफ किया था। नाम क्या था? हैमरलिंग। कौन सी एल्की को यूज किया था? एसिटेबुलेरिया। अरे याद नहीं है क्या? तो ये भी बताया था। फिर उसके बाद याद रखेंगे कि जो न्यूक्लियस होता है इसका नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हम लोगों ने लिखे हुए हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में 4 चीजें हैं। बाहर हमें मिलती केंद्रक झिल्ली, अंदर हमें दिखाई देता है केंद्रक द्रव्य, देन क्रोमैटिन का जाल दिखाई देता है, और वहीं पे हमें मिलता है केंद्रिका। याद है? अगर हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है ये सिंपल सोल्यूशन है या कॉम्प्लेक्स कोलाइडल सोल्यूशन? तो बोलेंगे कॉम्प्लेक्स कोलाइडल सोल्यूशन है। क्रोमैटिन फाइबर, जो क्रोमैटिन टर्म है ये दिया था एक साइंटिस्ट जिनका नाम है फ्लेमिंग। क्या नाम है? अगर हमें क्रोमैटिन को देखना है तो पहले एक डाई यूज करते हैं। उस डाई का नाम एसिटोकार्माइन डाई। क्या नाम है? एसिटोकार्माइन डाई को जब हम लोग डालेंगे तभी हमें क्रोमैटिन फाइबर दिखाई देते हैं। और ये भी बताया था ये डाई एसिडिक होती है, बेसिक बेसिक इन नेचर। याद है? फिर ये बताया था कि क्रोमैटिन नेट 4 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। इसके 4 घटक हैं, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन में कौन सा अमीनो एसिड ज्यादा मिलेगा? लाइसिन एंड आर्जिनिन। हिस्टोन प्रोटीन में कौन सा अमीनो एसिड ज्यादा मिलता है? लाइसिन एंड आर्जिनिन। ये पॉइंट लिखा है ना? तो ये भी मैंने बता दिया था। अब इसी में एक पॉइंट और ऐड कर ले। यहाँ पे हम लोग बात करें कि क्रोमैटिन फाइबर्स जो होते हैं, ये क्रोमैटिन फाइबर डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से मिलके बनते हैं। तो इन्हीं को बोलते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स। तो क्रोमैटिन फाइबर्स जो होते हैं, फाइबर का मतलब तंतु, क्रोमैटिन के जो तंतु हैं वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलके बनते हैं। तो इनका नाम बोल सकते हैं, इन्हीं को बोलेंगे न्यूक्लियो प्रोटीन तंतु या न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर बोला जाता है। अब अगर किसी एक तंतु को हम लोग उठा के देखते हैं, ध्यान से देखना, हम लोग किसी एक क्रोमैटिन को उठा के देखें, ये एक क्रोमैटिन को हम लोगों ने उठा के देखा, इसमें हमें बहुत सारा डीएनए ऐसे मिलेगा। तो बहुत सारा यहाँ पे डीएनए है। अब हम लोग माइक्रोस्कोप से इसकी स्टडी करते हैं तो हमें डीएनए कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ध्यान से देखना, ये जो डीएनए है कुछ ऐसा दिखाई देगा कि जो कि बहुत पास पास में होगा, कुछ ऐसा दिखेगा कि जो थोड़ा सा दूर दूर में है। जो बहुत पास पास में है उसे अलग नाम दिया है, जो दूर दूर है उसे अलग नाम दिया है। ये देखो यहाँ पे हमें जो डीएनए दिखाई दे रहा है ये दूर दूर है, जबकि ये जो डीएनए है पास पास में है। जो दूर दूर डीएनए यहाँ पे पाया जाता है इसे हम लोग बोलते हैं, ये है यूक्रोमैटिन। क्या नाम दिया है इसे? यूक्रोमैटिन। जबकि जो पास पास में होता है इसे नाम देते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। क्या नाम है? हेट्रोक्रोमैटिन। तो यहाँ पे हमें 2 बातें समझ में आ चुकी हैं कि अगर हम लोग इस क्रोमैटिन को, ये है एक क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन का एक तंतु है, इसको अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो यहाँ बहुत सारा डीएनए है। इस डीएनए को जब हम लोगों ने देखा तो यहाँ पे कुछ ऐसा डीएनए हमें दिखाई दिया जो थोड़ा सा दूर दूर था, उसको क्या नाम दिया? यूक्रोमैटिन। जो पास पास में था उसे नाम दिया हेट्रोक्रोमैटिन। तो यहाँ पे यूक्रोमैटिन हेट्रोक्रोमैटिन में हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है।
तो यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन में देखा जाए तो एक बात तो हमें साफ नजर आती है, डीएनए पास पास कहाँ मिलता है, हेट्रो में, और यू में दूर दूर है। ऐसा क्यों है? तो याद रखें, ध्यान से सुनना। लास्ट टर्म पे मैंने आपको बताया था कि क्रोमैटिन के जो तंतु होते हैं ये डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन से मिलकर बनते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे, यहां पे ह्यूमन की एक सेल को देखें, वन ह्यूमन सेल, ह्यूमन की एक सेल को जब हम लोगों ने देखा तो इसके अंदर हमें मिलते हैं 46 क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बोले या गुणसूत्र, कितने क्रोमोसोम मिलेंगे? 46 यहाँ पे क्रोमोसोम हमें दिखाई देंगे। ये क्रोमोसोम बनते हैं डीएनए से। किससे बनते हैं? डीएनए। अगर ह्यूमन की सेल देखें, इसके अंदर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर मिलता है डीएनए, पता है आपको। यही डीएनए आगे चल के क्या बनाता है? क्रोमोसोम। अब हमें यहाँ पे एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम मिलेंगे? 46। इन 46 क्रोमोसोम के अंदर जितना भी डीएनए है वो हम लोग एक साथ जोड़ दें, एक साथ जोड़ दिया 46 में। तो जो यहाँ पे जो डीएनए की लेंथ बनती है वो बनती है अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर। कितनी लेंथ है? 2 मीटर के अप्रोक्स यहाँ पे लंबाई होती है। तो 2 मीटर तो अच्छी खासी लेंथ हो गई। तो यहाँ पे आप समझ लें कि 2 मीटर लगभग यहां से लगा के और यहां तक लगभग 2 या 2.5 मीटर के अप्रोक्स में। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इतना लंबा जो डीएनए है ये एक छोटी सी सेल के अंदर फिट है, जिसे हम लोग नेकेड आई से देख भी नहीं सकते। उसे हम लोग किससे देखते हैं? माइक्रोस्कोप से। ये मान लो एक छोटी सी सेल है, इससे भी छोटी सेल होती है ह्यूमन की। तो इस छोटी सी सेल के अंदर कितना बड़ा डीएनए फिट है? 2 मीटर का। कितना? 2 मीटर का डीएनए फिट है। इस डीएनए को फिट करने के लिए इसे बहुत अच्छे से क्वाइल करना पड़ता है। इसकी क्या करते हैं? क्वाइलिंग। क्वाइल कौन करता है? तो बोलेंगे हिस्टोन प्रोटीन करता है। कौन करता है? हिस्टोन प्रोटीन। तो याद रखना, जहां पे हिस्टोन प्रोटीन ज्यादा है वहां पे क्वाइलिंग ज्यादा है, वहां पे डीएनए पास पास में है। और जहां पे हिस्टोन कम है वहां पे डीएनए थोड़ा दूर दूर में है। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे इस बात को याद रखें कि यहाँ पे अगर पूछा जाए यूक्रोमैटिन में हिस्टोन कम या ज्यादा, तो बोलेंगे हिस्टोन यहाँ पे है कम, इसीलिए ये होता है लूजली पैक्ड। लूजली पैक्ड है। लूजली पैक्ड का मतलब समझ पा रहे हैं कि ये लूजली पैक्ड है, मतलब यहाँ पे डीएनए दूर दूर है। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए हिस्टोन कम या ज्यादा, तो बोलेंगे यहाँ तो हिस्टोन ज्यादा है। तो पहला डिफरेंस तो हमें ये समझ में आया, इसीलिए होता है टाइटली पैक्ड। ये टाइटली पैक्ड है, इसकी पैकिंग टाइट है, जबकि यहाँ पे लूजली पैक्ड है। अब यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया हिस्टोन प्रोटीन का काम क्या है कि डीएनए को पैक करना। अब हिस्टोन प्रोटीन के अलावा इस क्रोमैटिन में जो भी प्रोटीन इसके आसपास इसमें अटैच है उसे नाम देते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्या बोलेंगे? नॉन हिस्टोन प्रोटीन का एक एग्जांपल याद करेंगे जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। क्या नाम है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज, देखो नाम में ही है आरएनए। इसका काम होता है कि ये डीएनए से बनाता है आरएनए। डीएनए से क्या बनाएगा? तो डीएनए से आरएनए बनाना है, कौन सा एंजाइम चाहिए? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में आपसे पूछा जाएगा कौन सा एंजाइम यूज करें, तो आंसर है आरएनए पॉलीमरेज यूज करें। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब ध्यान से देखना, ट्रांसक्रिप्शन जो होता है डीएनए से आरएनए को बनाना, ये रहा डीएनए। अब इस डीएनए से हमें बनाना है आरएनए। तो होता क्या है कि जो यूक्रोमैटिन है इसमें डीएनए दूर दूर है, दूर दूर है, तो आरएनए पॉलीमरेज आएगा और आसानी से आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। ये जुड़ गया, और जुड़ने के बाद यहाँ पे डीएनए जो है वो आरएनए पॉलीमरेज की वजह से यहाँ पे क्या बनाने लगेगा? आरएनए बनने लगेगा। ये बना आरएनए। तो यहाँ पे डीएनए से आरएनए का बनना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आसानी से अटैच हो पा रहा है। तो आरएनए पॉलीमरेज आसानी से अटैच हुआ तो यहाँ पे डीएनए से क्या बन गया? आरएनए। प्रोसेस का नाम क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? मतलब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन आसानी से हो जाएगा, जबकि हेट्रोक्रोमैटिन में, ध्यान से सुनना, यहाँ डीएनए पास पास में है, तो जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ना वो अंदर जा ही नहीं पाता है। अंदर नहीं जा पाएगा, मतलब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन आसानी से नहीं हो पाएगा।
तो याद रखें ये होता है ट्रांसक्रिप्शनली, ट्रांसक्रिप्शनली मोर एक्टिव। ये ट्रांसक्रिप्शनली ज्यादा सक्रिय है, जबकि ये ट्रांसक्रिप्शनली कम सक्रिय होगा, तो इसे बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनली लेस एक्टिव। बोलो ये बात समझ में आ रही है? तो ये है ट्रांसक्रिप्शनली लेस एक्टिव। तो एक ज्यादा सक्रिय है, एक कम सक्रिय है। क्यों कम सक्रिय है? क्योंकि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन आसानी से नहीं हो पाता है। अगला पॉइंट सुने, यहां पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर हमें इस क्रोमैटिन को देखना है तो डाई का नाम बताया था एसिटोकार्बाइन। क्या नाम बताया था? हमने जब यहाँ पे एसिटोकार्बाइन डाई को डाला, ये डाई अटैच होती है डीएनए से। कहां से? तो ये जाके ये जो ब्लैक कलर से बना है ये क्या है? डीएनए। इससे जाके जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे देखा गया कि डीएनए का अमाउंट कम था। कहाँ पे? यूक्रोमेटिन के पास, क्योंकि डीएनए दूर दूर है यहाँ पे। तो यहाँ पे डीएनए क्या मिलेगा? कम। यहाँ पे डीएनए पास पास में, तो यहाँ डीएनए क्या मिलेगा? ज्यादा। डीएनए यहाँ पे कम है, मतलब डाई का अटैचमेंट भी यहाँ पे क्या होगा? कम होगा। कम डाई यहाँ पे चिपकेगी, यहाँ पे डाई ज्यादा चिपक जाएगी। तो यहाँ पे डाई जब कम अटैच है तो ये हमें दिखाई देता है लाइट कलर। कैसा दिखेगा? जबकि यहाँ पे डाई ज्यादा अटैच है तो ये हमें देखा डार्क कलर्ड। अरे भाई ये बात समझ में आ रही है? बताओ, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में डीएनए दूर दूर कहां पे है? यूक्रोमेटिन में डीएनए दूर दूर है, मतलब डीएनए का अमाउंट भी यहाँ क्या मिलेगा? कम मिलेगा। यहाँ डीएनए का अमाउंट ज्यादा। जहां पे डीएनए कम है वहां पे डाई का अटैचमेंट भी क्या होगा? कम। तो ये हमें कैसा दिखाई देगा? ये दिखाई देगा हल्का कलर, बोलेंगे लाइट कलर्ड। और ये दिखाई देगा डार्क कलर्ड। बोलो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो ये यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन में आपसे डिफरेंस पूछे जाएंगे। क्लियर है? तो ये उसी के आगे डायग्राम बना लें और उसी के नीचे दोनों के बीच में डिफरेंस नोट करें। और उसे नोट करने के बाद नीचे लिखना नोट पॉइंट, उसमें नोट पॉइंट नंबर 1 ये डाल देना और ये नोट पॉइंट नंबर 2। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ह्यूमन की एक सेल में कितने क्रोमोसोम? 46। इसमें डीएनए की लेंथ कितनी है? 2 मीटर, अप्रोक्स लगभग 2 मीटर। डीएनए से आरएनए के बनने की प्रोसेस को ही बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। वही वर्ड यहाँ पे लिख दिया, ट्रांसक्रिप्शनली मोर एक्टिव लेस एक्टिव। यूक्रोमेटिन में डीएनए दूर दूर रखना और हेट्रो में पास पास कर देना। दोनों में एक जैसा मत कर देना, बाद में समझ ही में ना आए क्या डिफरेंस है।
यूक्रोमेटिन में ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब डीएनए से आरएनए का बनना आसान है। क्यों? क्योंकि वहां पे डीएनए दूर दूर है, एंजाइम आएंगे आसानी से डीएनए पे जुड़ जाएंगे, आरएनए बनने लगेगा। तो वहां पे डीएनए से आरएनए का बनना आसान है, इसलिए उसे बोल रहे हैं ट्रांसक्रिप्शनली मोर एक्टिव, या ट्रांसक्रिप्शनली ज्यादा सक्रिय है। एक्टिव का मतलब सक्रिय। इसे नोट करने के बाद ये दोनों पॉइंट भी लिख लेना, नोट पॉइंट लिख के यहाँ पे इस तरह से, नोट पॉइंट नंबर 1 एंड 2। फिर ये डायग्राम है, डायग्राम अभी बनाए नहीं, ये इनकम्प्लीट है। ये लिखा है 1 ह्यूमन सेल, कितने क्रोमोसोम? 46, जिसमें डीएनए की लेंथ कितनी है? 2 मीटर। डीएनए से आरएनए का बनना, प्रोसेस का नाम ट्रांसक्रिप्शन, एंजाइम जो यूज होता है नाम है आरएनए पॉलीमरेज। देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट पॉइंट रह जाता है न्यूक्लियस में, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस या इसी को बोला जाता है केंद्रिका। अब इसके बारे में सुने, 2 मिनट के लिए लिखना बंद कर दें। हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था कि कहां पे बनता है एटीपी, कहां पे बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते थे एटीपी फैक्ट्री या एटीपी मिल बोला जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री किसे बोला जाता है? राइबोसोम। अब पढ़ने जा रहे हैं राइबोसोम फैक्ट्री बोला जाता है न्यूक्लियोलस को। किसे? सारे लोग थोड़ा स्ट्रेट बैठे। न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस की बात करने जा रहे हैं, न्यूक्लियोलस को राइबोसोम फैक्ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
अब मुझे तो आप ये बता दो कि राइबोसोम के हम लोगों ने दो घटक पढ़े थे, दो चीजों से मिलकर राइबोसोम बनता है, एक था राइबोसोमल आरएनए और दूसरा था प्रोटीन। याद है ये पॉइंट आपको? हम लोग बोलते हैं कि जो राइबोसोम होता है इसे बोलते थे राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। सेकेंड पॉइंट में हम लोगों ने यही लिखा था राइबोसोम में, और ये भी मैंने बताया था कि इसे राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बनता है राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन को मिला के बनता है राइबोसोम। अरे भाई याद आया, हम लोगों ने बात की थी। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि राइबोसोम को बनने का काम कहाँ होता है, तो आंसर है न्यूक्लियोलस। कहाँ बनेगा? न्यूक्लियोलस। लेकिन यहाँ पे एक बात को याद रखें, राइबोसोम में तो दो चीजें होती हैं, प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए। अब यहाँ पे बात करेंगे कि जो प्रोटीन है ये कहाँ बनेगी, तो आंसर है प्रोटीन तो बन रही है साइटोप्लाज्म में। ये प्रोटीन बनेगी, ये सेल है, सेल के अंदर ये रहा साइटोप्लाज्म, बाहर ये वहां न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ये जो मैंने ब्लू कलर से बना दिया है ये क्या है? एक क्रोमैटिन फाइबर है। क्रोमैटिन का एक तंतु केवल मैंने बनाया है, बहुत सारे होते हैं लेकिन उनमें से केवल एक बनाया है। इसी पे जो मैंने रेड कलर से बनाई है लाइन, ये बता रहा है कि ये यहाँ पे है न्यूक्लियोलस। ये क्या है? न्यूक्लियोलस, या जिसे हम लोग केंद्रिका बोलते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी कि केंद्रिका जो होता है जिसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं, इसके चारों तरफ कोई झिल्ली होती है क्या? ये झिल्ली रहित होता है। चार ऐसे स्ट्रक्चर बताए थे जहां पे झिल्ली नहीं होती है। एक तो बताया था राइबोसोम, दूसरा न्यूक्लियोलस, तीसरा सेंट्रियोल तारक केंद्र या तारक काय, और चौथा बताया था बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। याद आया? तो उनमें से एक ये भी था, इसके चारों तरफ कोई झिल्ली नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बाहर बनता है ये वह प्रोटीन, ये है प्रोटीन, जबकि यहाँ पे क्रोमैटिन फाइबर्स जो होते हैं, इस क्रोमैटिन में प्रेजेंट होता है डीएनए। अभी बताइए क्या प्रेजेंट है? डीएनए। तो यहाँ पे याद रखेंगे इस डीएनए से यहीं पे बनता है राइबोसोमल आरएनए। क्या बनेगा? तो जो ब्लैक कलर से मैंने बना दिया है ये है राइबोसोमल आरएनए। ये क्या है? राइबोसोमल आरएनए। अब इसे देखें यहाँ पे, ये रहा राइबोसोमल आरएनए, यहाँ पे लिख देते हैं राइबोसोमल आरएनए है ये। बाहर बन चुकी है प्रोटीन, ये भी राइबोसोमल आरएनए है, ये भी राइबोसोमल आरएनए है। यहाँ पे प्रोटीन है, यहाँ पे भी प्रोटीन है। अब ध्यान से सुनना, ये जो होते हैं इन्हें हम लोगों ने बोला था न्यूक्लियर पोल। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोल से प्रोटीन अंदर जा सकती है या नहीं जा सकती है? जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। तो यहाँ पे ये प्रोटीन जाएगी अंदर, ये भी प्रोटीन पहुंचेगी अंदर, और कहाँ पे पहुंच जाएंगे? इस न्यूक्लियोलस के अंदर। न्यूक्लियोलस के अंदर अब क्या होगा कि ये रही प्रोटीन, ये भी है प्रोटीन। प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए दोनों मिल जाएंगे, यहां पे भी ये दोनों मिले। दोनों मिलने के बाद ये प्रोटीन, ये प्रोटीन, और इसके अंदर यहां पे आपको मिल जाएगा राइबोसोमल आरएनए। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मेशन हुआ है ये बन गई है राइबोसोम की सब यूनिट, जिसे बोलेंगे राइबोसोम की उप इकाई। याद है आपको? राइबोसोम सब यूनिट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया है, राइबोसोम सब यूनिट। आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो 80S होता है इसकी उप इकाई का नाम क्या है? 40S एंड 60S। तो ये मान लेते हैं ये बन गया 40S, ये बन गया 60S। लेकिन ये बनेंगे तो यहाँ पे, लेकिन दोनों अटैच नहीं होंगे अभी। अटैच कहाँ पे होंगे? दोनों बाहर निकल के आएंगे। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे आने वाले? ये साइटोप्लाज्म में। दोनों यहाँ पे निकल के आएंगे और जुड़ेंगे कब? तो आंसर है जुड़ेंगे तब जब साइटोप्लाज्म में मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन होगा 0.001 मोलर। पहले भी एक बार हम लोग ये पढ़ चुके हैं, याद आया? तो यहाँ पे इस तरह से राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए राइबोसोम कहाँ पे बनता है? तो आंसर है राइबोसोम बनता है न्यूक्लियोलस में। कहाँ पे बनता है? पूछा जाएगा कि बताइए राइबोसोमल आरएनए कहाँ पे बनता है? तब भी आंसर क्या है? न्यूक्लियोलस। और तीसरा क्वेश्चन ऐसा बनेगा आपसे, या तो ये पूछेंगे कि राइबोसोम कहाँ बनता है या राइबोसोमल आरएनए कहाँ बनता है, और ऑप्शन में न्यूक्लियोलस नहीं होगा, ऑप्शन में न्यूक्लियोलस की जगह दे देंगे न्यूक्लियस। तो अगर ऑप्शन में न्यूक्लियोलस ना दिया हो, केंद्रिका ना दिया हो, तो फिर आंसर केंद्रक भी हो सकता है। अरे भाई बात समझ में आ गई? न्यूक्लियोलस होता कहाँ पे है? केंद्र के अंदर ही तो होता है। तो अगर न्यूक्लियोलस ना दिया हो तो फिर आंसर क्या लगाएं? न्यूक्लियस लगाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो एक बार फिर से बताते हैं कि बताओ प्रोटीन जो है ये कहाँ पे बनती है? साइटोप्लाज्म में। राइबोसोमल आरएनए कहाँ पे बना है? न्यूक्लियोलस के अंदर। दोनों कहाँ पे जुड़े हैं?
न्यूक्लियोलस के अंदर, लेकिन राइबोसोम सब यूनिट जब बन जाती है तो निकल के बाहर आती हैं, और दोनों सब यूनिट कब जुड़ेंगी, जब मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन होता है 0.001 मोलर। ये तो बात सारी हम लोग करते हैं यूकैरियोट के अंदर। किसके अंदर? मैंने बताया था प्रोकैरियोट के अंदर न्यूक्लियस होता है क्या? प्रोकैरियोट के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है और ना ही न्यूक्लियोलस होता है। वहां तो सीधी सी चीज होती है, वहां पे होता है सर्कुलर डीएनए। क्या होता है? तो आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट के केस में जो राइबोसोमल आरएनए है या राइबोसोम है, ये कहां बनता है? तो क्या बताओगे? तो आंसर है साइटोप्लाज्म। कहां पे बनेगा? मैंने बताया था कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो गरीब आदमी है, और यूकैरियोट क्या है? अमीर आदमी। ऐसा बताया था लास्ट टाइम, याद है? मतलब वहां पे जो भी होता है सब कुछ कहां पे होता है? साइटोप्लाज्म में ही होता है। जबकि यूकैरियोट्स में सारे काम करने के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं। याद आ रहा है? तो यहाँ पे इस बात को याद रखें, प्रोकैरियोट के केस में राइबोसोम कहां बनता है पूछा जाए तो आंसर है साइटोप्लाज्म। क्लियर है? नोट कर लें, हेडिंग डाल दे यहाँ पे न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस को ही बोलते हैं लिटिल न्यूक्लियस, छोटा केंद्रक बोला जाता है। केंद्रिका को ही छोटा केंद्रक बोलेंगे। तो न्यूक्लियोलस या लिटिल न्यूक्लियस, ये दोनों पॉइंट सभी ने नोट कर लिए? नोट पॉइंट। उसके आगे लिखेंगे न्यूक्लियोलस, और ये डायग्राम बना है। ये दोनों पॉइंट नोट करें। प्रेजेंट नहीं है, बाहर से बनेगा। बाहर जो राइबोसोम है इस प्रोटीन को बनाएंगे। बाहर जो पहले से राइबोसोम है वो इसे बना रहे हैं।
न्यूक्लियोलस के बारे में लिखा हुआ है कि न्यूक्लियोलस जो होता है ये झिल्ली रहित होता है, गोलाकार संरचना है, और ये कहाँ पे अटैच रहता है, इस क्रोमैटिन पे ही ये अटैच है, इस क्रोमैटिन पे ही ये न्यूक्लियोलस अटैच रहता है, एक पर्टिकुलर जगह पे अटैच रहता है। इस क्रोमैटिन या क्रोमोसोम पे जो पर्टिकुलर जगह है जहां पे न्यूक्लियोलस अटैच रहता है, उस जगह का नाम होता है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, केंद्रिका संगठक क्षेत्र, शॉर्ट में बोलते हैं NOR। तो यहाँ पे ये अटैच रहता है, जुड़ा हुआ होता है। इसी को नाम दिया गया है, न्यूक्लियोलस को बोलते हैं राइबोसोम फैक्ट्री। क्यों बोला गया है? क्योंकि राइबोसोमल आरएनए का निर्माण यहाँ पे होता है। अगर कोई सेल मेटाबॉलिकली ज्यादा सक्रिय है तो उसके अंदर न्यूक्लियोलस का नंबर क्या मिलेगा, कम या ज्यादा, और न्यूक्लियोलस का साइज भी क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा। प्रोकैरियोट के केस में पूछा जाए राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है, तो आंसर है साइटोप्लाज्म, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियस नहीं होता है। तो ये पॉइंट उसी के आगे ऐड करें। ये डायग्राम कंप्लीट हो गया सभी का?
देखें यहाँ पे आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर हमें मिलते हैं गुणसूत्र जिन्हें बोलते हैं क्रोमोसोम। अभी लिखना बंद करें 2 मिनट के लिए, ध्यान से सुन लें। पहले यहाँ पे सेल साइकिल या इसी को बोलते हैं कोशिका चक्र बोला जाता है, सेल साइकिल बोले या कोशिका चक्र। तो देखिए यहाँ पे जो सेल चक्र है इसमें मैंने बताया है कि इस सेल चक्र में या सेल साइकिल में होता क्या है, ध्यान से सुन ले। एक कोशिका को लेके हम लोग चलेंगे और एक कोशिका से आगे चल के हमें कितनी कोशिकाएं मिल जाएंगी, 2। तो कोशिका चक्र जब पूरा कंप्लीट हो जाता है ये इस डायरेक्शन में चलता है, क्लियर है, ये इस डायरेक्शन में ऐसा चलेगा। तो यहाँ पे कोशिका चक्र जो होता है जब ये कंप्लीट होगा तो एक कोशिका से अल्टीमेटली हमें 2 कोशिकाएं मिल जाती हैं, एक सेल से 2 सेल। यहाँ पे इसे 2 भाग में विभाजित किया गया है जो सेल चक्र है। एक इसका जो हिस्सा होता है उसे बोलते हैं इंटरफेज और दूसरे पार्ट को बोलते हैं एम फेज। इंटरफेज, एम फेज, दोबारा बोलो क्या नाम, इंटरफेज। इंटरफेज बहुत बड़ा होता है, इसे 3 हिस्से में डिवाइड कर लिया है, G1, S, G2 फेज। ये तीनों इंटरफेज के ही पार्ट हैं। इंटरफेज में जब आपने, ध्यान से सुनना, इंटरफेज में हम लोग जब न्यूक्लियस को देखेंगे तो हमें न्यूक्लियस के अंदर, ये सेल है, ये वहां न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जब आप देखेंगे तो न्यूक्लियस में आपको यहां पे दिखाई देंगे क्रोमैटिन फाइबर। क्या दिखाई देंगे, कई सारे मिलेंगे, एक बना दिया मैंने। यहाँ पे आपको क्या दिखेंगे, क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन तंतु आपको मिलेंगे। चाहे आप G1 में देखो, चाहे S में देखो, चाहे G2 में देखो, आपको यहाँ क्रोमैटिन ही मिलेंगे। लेकिन जब हम लोग आगे चल के एम फेज में आते हैं तो यही क्रोमैटिन जो है ये संघनित हो जाते हैं, छोटे हो जाएंगे और यही आगे चल के क्या बन जाते हैं, क्रोमोसोम, जिसे हम लोग बोलते हैं गुणसूत्र। क्या बोलेंगे, तो क्रोमैटिन के संघनित होने से ही आगे चल के क्या बन जाएंगे, क्रोमोसोम बन जाते हैं। अब वो देखते हैं कि यहाँ पे क्रोमोसोम कैसा दिखता है। ये रहे क्रोमैटिन, ये संघनित होंगे और मेटाफेज में आके हमें इस तरह से दिखने लगेंगे। सॉरी, देखें यहाँ पे एम फेज को 2 हिस्से में डिवाइड कर लिया है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है केंद्र का विभाजन। तो जब केंद्र का विभाजन होता है उसे हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, और कोशिका द्रव्य का जब विभाजन होता है उसे बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। दोबारा बोलो, केंद्र का विभाजन क्या बोलेंगे, कैरियोकाइनेसिस। कोशिका द्रव्य का विभाजन क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस। केंद्र का जब विभाजन हो रहा है इसे 4 हिस्से में विभाजित किया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। क्या क्या नाम है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में डिवाइड कर लिया है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम हमें दिखने लगता है वो इस तरह से दिखाई देगा मेटाफेज में। कहां पे, मेटाफेज में। तो ये क्रोमोसोम, क्रोमैटिन तो हमें दिखते हैं इंटरफेज में, मेटाफेज में, एम फेज की मेटाफेज में आके हमें क्रोमोसोम इस तरह से दिखाई देने लगेगा। यहां तक क्लियर है। अब देखें क्रोमोसोम में होगा क्या। क्रोमोसोम जो होता है जब एनाफेज में जाता है तो एनाफेज में ध्यान से देखना, क्रोमोसोम यहां 20 से टूट जाएगा, क्रोमोसोम 20 से टूट जाएगा 2 हिस्से में। तो अब क्रोमोसोम इस तरह से 2 हिस्से में बट गया है। बोलो ये बात समझ में आ रही है। तो ऐसा क्रोमोसोम देखना है तो कहां पे हम लोग देख सकते हैं, एनाफेज में देख सकते हैं। अब यहां पे आ जाए, मैंने आपको बताया कि क्रोमैटिन ये कहां पे दिखता है, इंटरफेस। पूरे इंटरफेस में हमें क्रोमोसोम नहीं दिखते हैं, क्या दिखेगा, क्रोमैटिन के तंतु दिखाई देते हैं इस तरह से। यही क्रोमैटिन के तंतु संघनित होकर आगे चल के क्या बनेंगे, क्रोमोसोम बन जाते हैं। क्रोमोसोम हमें 2 तरह का दिखाई देता है, कभी इस तरह का दिखेगा, कभी इस तरह का। ये क्रोमोसोम देखना है कहां पे हम लोग देखें, मेटाफेज में। ऐसा देखना है तो कहां पे देखें, एनाफेज में। बोलो ये बस समझ में आ रही है। अब आपसे पूछा जाएगा, डायग्राम बना दिया जाएगा, ये डायग्राम बनाया जाएगा, पूछा जाएगा बताओ ये एक क्रोमोसोम है या 2 है। तो आंसर है ये एक क्रोमोसोम है। जबकि यहां पूछा जाएगा कि ये एक क्रोमोसोम है या आधा, हाफ क्रोमोसोम है, क्या बताओगे। तो ये भी एक ही है, आधा क्रोमोसोम होता ही नहीं कुछ। यहां पे आप ये मान के चलें कि यहां पे जो क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम था वो टूट गया 2 हिस्से में, तो मतलब यहां पे क्रोमोसोम का नंबर अब कितना बोले, 2। अगर ये ह्यूमन की कोशिका है तो ह्यूमन के केस में पूछा जाएगा मेटाफेज में कितने क्रोमोसोम, आंसर 46। कितने हैं, लेकिन एनाफेज में जाके कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, डबल। कितना हुआ, 92। बोलो बात समझ में आ रही है।
तो यहाँ पे एनाफेज में जाके क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, क्योंकि क्रोमोसोम 20 से क्या हो गया है, टूट गया है। मतलब इसे भी हम लोग एक ही क्रोमोसोम बोलेंगे, ये भी एक ही क्रोमोसोम है। हाफ क्रोमोसोम कुछ नहीं होता है, इस बात को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस क्रोमोसोम में जब हम लोगों ने देखा तो यहाँ पे जो सेंटर वाला पार्ट है इसे नाम देंगे सेंट्रोमियर। क्या बोलेंगे? सेंट्रोमियर के एक तरफ इधर वाला जो हिस्सा है, इधर जो हमें भुजाएं दिखाई देती हैं, इन दोनों को भुजाओं को मिला दे ऊपर और नीचे मिला के ये जो एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है, ये एक डीएनए से बनता है। कितने डीएनए से? एक। तो यहाँ पे एक डीएनए इधर है और दूसरा डीएनए इसके सामने इधर है। मतलब यहाँ डीएनए का नंबर कितना है? 2 है। हर एक डीएनए जो संरचना बनाता है, जो ब्लैक कलर से मैंने बनाई है, इसे बोलते हैं क्रोमैटिड। क्या बोलेंगे? मतलब सेंट्रोमियर के एक तरफ एक क्रोमैटिड है, दूसरी तरफ दूसरा क्रोमैटिड है। मतलब यहाँ क्रोमैटिड का नंबर कितना है? 2। और हर एक क्रोमैटिड एक डीएनए से बनता है, तो यहाँ डीएनए का नंबर भी कितना है? 2 ही है। बोलो ये बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, इस क्रोमोसोम पे आते हैं। इस क्रोमोसोम में तो क्रोमैटिड का नंबर ही एक ही है। कितना है? तो यहाँ पे एक है, तो डीएनए भी कितना मिलेगा? एक ही मिलेगा। तो क्रोमैटिड का नंबर 1, यहाँ पे डीएनए का नंबर भी 1। दोबारा सुनो, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि जो क्रोमैटिन फाइबर है, ये हमें कहां मिलेंगे? इंटरफेज में मिलेंगे, लिखा हुआ है। अगर क्रोमोसोम देखना है कहां मिलेंगे? एम फेज में। अगर हमें इस तरह का क्रोमोसोम देखना है जिसमें 2 डीएनए होते हैं, कहां मिलेगा? मेटाफेज में। एक डीएनए वाला हमें क्रोमोसोम कहां मिलेगा? एनाफेज में। ये बात समझ में आ रही है? तो इन दोनों क्रोमोसोम को हम लोग सिंगल सिंगल ही क्रोमोसोम कंसीडर करेंगे। हाफ क्रोमोसोम जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, इस बात को याद रखें। यहाँ पे ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है। बोलो यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं इस क्रोमोसोम में, बता दो कि डीएनए या क्रोमैटिड का नंबर कितना है? 2। और यहाँ पे डीएनए या क्रोमैटिड का नंबर कितना है? 1। पूछा जाएगा कि जो क्रोमोसोम हमें दिख रहे हैं ये किस फेज में दिखते हैं? आंसर है एम फेज या इंटरफेज। तो बोलेंगे एम फेज में दिखते हैं। कहां दिखते हैं? एम फेज में दिखाई देते हैं। जबकि अगर क्रोमैटिन को देखना है तो कहां दिखते हैं? इंटरफेज में दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम बना किससे है? क्रोमैटिन के संघनित होने से बनता है। फिर आते हैं, एक टर्म आपको मिलेगा जीनोम। क्या नाम है? जीनोम जो होता है किसे बोला जाता है ये समझते हैं। कहीं पे लिखा होता है एन, कहीं पे लिखा होता है 2n। ये सुना है ना, एन 2n। जैसे अगर ह्यूमन के केस में बोला जाए, ह्यूमन के केस में 2n इज इक्वल टू कितना है? तो बोलेंगे 46। 46 है। तो इसका मतलब होता है कि ह्यूमन के अंदर कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम है? बोलेंगे 2 सेट है। कितने सेट है? 2। एन का मतलब होता है सिंगल सेट। देखो, जब भी ह्यूमन की कोई सेल बनती है तो सबसे पहले जो ह्यूमन की सेल बनी है उसका नाम है जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। तो यहां पे याद रखें कि जाइगोट जब बनता है तो जाइगोट बनते समय 23 क्रोमोसोम आते हैं मदर से, और 23 क्रोमोसोम कहां से आते हैं? फादर से। मिलके बन गया जाइगोट। जाइगोट में होता है विभाजन। क्या बनेगा? भ्रूण बनता है, जिसे एम्ब्रियो बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो। फिर आगे चल के ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि 23 क्रोमोसोम जो मदर से आते हैं और 23 क्रोमोसोम जो फादर से आए हैं, उन 23 क्रोमोसोम को मिला के बोला जाता है एक सेट। कितना बोला जाएगा? एक सेट बोला जाता है। मतलब मदर से एक सेट आया है, फादर से एक सेट आया है। इसीलिए जो प्रोजेनी होती हैं, जो भी इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हुआ है, नया न्यूबॉर्न जो बेबी होता है, उसकी हर एक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है, एक कोशिका के अंदर क्रोमोसोम देखते हैं तो कितने मिलते हैं? 46। उनमें से 23 कहां से आते हैं? मदर से। और 23 कहां से आए? फादर से। ये बात समझ में आ रही है? उन 23 क्रोमोसोम को जो मदर से आए हैं वो एक सेट है, फादर से जो आए हैं वो भी एक सेट है। मतलब हर एक सेल में कितने सेट आपको मिलते हैं? 2। तो कहीं पे लिखा है एन। एन का मतलब होता है क्रोमोसोम का, कहीं पे लिखा है 2, तो उसका मतलब क्या हुआ? 2n का मतलब क्या हुआ? क्रोमोसोम के 2 सेट। बोलो बात समझ में आ रही है? अगर हमें क्रोमोसोम का एक सेट देखना है तो कहां देख सकते हैं हम लोग? उसी ऑर्गेनिज्म के गैमीट में देख सकते हैं। कहां पे? गैमीट में देख सकते हैं। तो गैमीट में एन कंडीशन हमें मिल जाती है। ये एन समझ में आ रहा है ना? क्या है? क्लियर है? अब ये नोट कर लें। तो पहले तो ये डायग्राम बना लो और फिर यहां पे हेडिंग डाल देना क्रोमोसोम, गुणसूत्र बोलेंगे।
क्रोमोसोम की जो संरचना है, जो डिटेल्ड इसका जो स्ट्रक्चर होता है, वो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है। जो क्रोमोसोम होता है इसके अंदर हमें मिलता है डीएनए। अब डीएनए में अगर हम लोग देखें तो डीएनए में होते हैं 2 स्ट्रैंड, तो यहाँ पे इस तरह से डबल स्ट्रैंड भी कर सकते हैं। लेकिन इसके जो एंड होते हैं, जो किनारे होते हैं, जिन्हें बोलते हैं टीलोमियर, वहां पे हमें एक ही स्ट्रैंड दिखाई देता है, जबकि रिमेनिंग जो हिस्सा है, जो बचा हुआ हिस्सा है, वहां पे हमें 2 स्ट्रैंड दिखाई देते हैं। अब ध्यान से देखें, 2 मिनट के लिए रुक जाए। देखिए ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये इसी का डायग्राम बना है। ये जो क्रोमोसोम है इसी का डिटेल डायग्राम है। बोलो यहाँ पे डीएनए कितने होते हैं? 2। यहाँ पे भी डीएनए कितने दिख रहे हैं? 2 ही हमें दिखाई दे रहे हैं। ये इसका डिटेल डायग्राम है, ये इसका रफ डायग्राम बना हुआ है। डिटेल में अगर डायग्राम देखते हैं तो यहाँ पे कई सारे क्रोमोसोम के हिस्से हमें दिखाई देते हैं, कई सारे पार्ट है। यहाँ पे क्रोमोसोम में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो सेंटर है इसे को बोलते हैं सेंट्रोमियर। इसका एक और नाम याद करेंगे, इसे बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, या इसी को बोलते हैं प्राथमिक संकीर्णन। संकीर्णन, कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है संकीर्णन। तो यहाँ पे प्राथमिक, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेंट्रोमियर बोलते हैं। ये जो सेंट्रोमियर होता है ये तो आपको सारे क्रोमोसोम में मिलेगा, सभी में आपको मिलने वाला है सेंट्रोमियर। ऐसा कोई क्रोमोसोम नहीं मिलेगा जहां पे ये ना मिले, सभी में मिलेगा। और इस सेंट्रोमियर के दोनों तरफ होती है डिस्क के समान एक प्रोटीन होती है जिसे बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलेंगे? ये एक प्रोटीन का नाम है काइनेटोकोर, याद रखेंगे। तो इसके दोनों तरफ डिस्क से प्रोटीन है जिसका नाम है काइनेटोकोर। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलेंगे। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या है? संकीर्णन होता क्या है? संकीर्णन का मतलब है क्रोमोसोम का जो हिस्सा पतला थोड़ा सा हमें दिखाई देता है उसी को हम लोग बोलते हैं संकीर्णन। क्या बोलेंगे? संकीर्णन या कॉन्स्ट्रिक्शन बोला जाता है। ये तो सभी में होता है। इसके अलावा कोई और भी कॉन्स्ट्रिक्शन अगर हमें मिल जाता है तो उसे हम लोग नाम देते हैं द्वितीय कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोला जाता है। अब यहाँ पे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जो क्रोमोसोम के किनारे होते हैं दोनों, इनका क्या नाम है? टीलोमियर। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद वाला जो हिस्सा होता है इसे नाम दिया गया है सैटेलाइट। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। तो इस बात को याद रखें। बताओ जो सेंट्रोमियर होता है ये सारे क्रोमोसोम में होता है या कुछ क्रोमोसोम में? सभी में होता है। सेंट्रोमियर का दूसरा नाम क्या है? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसके दोनों तरफ जो डिस्क से प्रोटीन है इसका नाम क्या है? काइनेटोकोर। इस प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा कोई और कॉन्स्ट्रिक्शन मिलता है तो उसे नाम क्या दें? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। मतलब सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन सारे क्रोमोसोम में नहीं मिलता है, कुछ क्रोमोसोम में ही मिलता है। इसके बाद वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट। क्या बोलेंगे? और क्रोमोसोम के किनारे को क्या बोलते हैं? टीलोमियर। बोलो, क्लियर है? तो यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। और ये डायग्राम बना ले, क्रोमोसोम की संरचना। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जहां पे लिखा है ना, वही ये वही हिस्सा है जहां पे न्यूक्लियस आके चिपकता है, इसीलिए इसे एक और नाम दिया है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। ये भी पॉइंट लिखा था हम लोगों ने न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस जो होता है कहाँ पे क्रोमोसोम या क्रोमेटिन से जुड़ा होता है, कहाँ पे अटैच होता है? तो आंसर है NOR बोलते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। टेस्ट पेपर में किसी क्वेश्चन में डाउट है क्या? टेस्ट पेपर लाए हो? क्वेश्चन नंबर 97 जो है
ये एक काल्पनिक क्वेश्चन बनाया गया है, हाइपोथेटिकल, मतलब ऐसा सोचा गया है कि ऐसा किया जाए, ऐसा होता तो है ही नहीं कभी। इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि अगर किसी पादप कोशिका को जंतु कोशिका में हम बदलना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी एक कल्पना की गई कि ऐसा अगर हम करना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए, ये है क्वेश्चन। तो अगर पादप कोशिका को जंतु कोशिका में बदलना चाहते हैं तो फिर बताओ, जो जंतु कोशिका होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं क्या? नहीं होते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट लिखा है वो गलत लिखा है। हरित लवक चाहिए, नहीं चाहिए, गलत लिखा है। रिक्तिका चाहिए क्या? नहीं चाहिए। रिक्तिका तो हमें मुख्य रूप से पादप कोशिका में मिलती है, जंतु कोशिका में इसका कोई भी यूज नहीं है। फिर लिखा है तारक काय हमें चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? नहीं चाहिए, तो ये भी गलत लिखा है। बात समझ में आ रही है? थर्ड स्टेटमेंट। फोर्थ में लिखा है कोशिका भित्ति चाहिए, एनिमल में हमें कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल नहीं चाहिए, तो ये भी स्टेटमेंट गलत लिखा है। चारों ही स्टेटमेंट गलत लिखे हुए हैं। बताओ इसके अलावा। 106 मैंने आपको बताया था कि मेम्ब्रेन में जो न्यूट्रल है वो तो आराम से पास होगा लिपिड में घुल के, लेकिन जैसे ही कोई जल स्नेही हाइड्रोफिलिक कंपाउंड होता है उसे लिपिड पास नहीं होने देता है। तो उस मॉलिक्यूल को पास कराने के लिए मेम्ब्रेन में क्या पाई जाती है? प्रोटीन। तो लिपिड ने उसे रोक दिया ना। तो फॉस्फोलिपिड जो होता है वो मॉलिक्यूल को रोकने का काम कर रहा है। ये बता रहा है कि अगर तुम हाइड्रोफिलिक हो तो तुम्हें हम मेम्ब्रेन से पास नहीं होने देंगे, लेकिन उस मेम्ब्रेन से पास कराने में किसने मदद की है? प्रोटीन ने मदद की है। तो इस बात को याद रखें। कोशिका झिल्ली के वे अणु जो इसकी पारगम्यता को सीमित करते हैं, कौन सीमित कर रहा है? फॉस्फोलिपिड। लेकिन प्रोटीन ने क्या किया है कि और भी मॉलिक्यूल को पास कराया है, इसलिए याद रखें इसको सीमित करने का काम तो फॉस्फोलिपिड या लिपिड करता है। बताओ इसके अलावा। 112 ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। एनसीईआरटी बोला था कि आपको नोट्स प्लस एनसीईआरटी के डायग्राम देखने हैं, ये बात बोली थी क्लास में कई बार। तो एनसीईआरटी का एज इट इज डायग्राम बना हुआ है। गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस का डायग्राम है, और उसका फंक्शन आपको पता है क्या कार्य होता है गोल्जी उपकरण का? ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करना। आसान है क्वेश्चन, डायग्राम बस पहचानना था आपको। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बना है क्वेश्चन नंबर 114 में। क्लियर है? 120 क्वेश्चन नंबर, हाँ ये डाइवर्सिटी का क्वेश्चन है, ये डाइवर्सिटी वाले सर बताएंगे। 118 ये तो बताया माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट में माइक्रोट्यूब्यूल का जो डायमीटर 25 होता है और माइक्रोफिलामेंट का 6 से 7 नैनोमीटर। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल है, सूक्ष्म नलिका, और हॉलो भी होती है, एक ठोस होता है। सारी डिफरेंस लिखा है। बताओ और कोई क्वेश्चन? 116 ये तो बताया है साइटोस्केलेटन किससे बनता है? प्रोटीन से या लिपिड से? प्रोटीन से बना होता है। और कहां पे प्रेजेंट होता है? साइटोस्केलेटन बनाता है प्रोटीन के फिलामेंट। तो यहाँ पे याद रखेंगे फिलामेंट प्रोटीनियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट साइटोप्लाज्म। फोर्थ है आंसर, प्रोटीन्स युक्त और क्या बनाता है? साइटोस्केलेटन। ध्यान से सुने, 2 मिनट के लिए रुक जाए। हम लोगों ने जो भी पढ़ा है एक बार रिवाइज करते हैं इसे। हम लोगों ने यहाँ पे आज बात की है कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस के कंपोनेंट थे, सबसे बाहर मिलता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म, फिर क्रोमैटिन फाइबर। हम लोगों ने बात की कि क्रोमैटिन जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है यू क्रोमैटिन, एक हेटेरोक्रोमैटिन। आपसे पूछा जाएगा हिस्टोन कम कहाँ पे मिलेगा? यू क्रोमैटिन में हिस्टोन कम है, इसलिए वो होता है लूजली पैक्ड। कैसा होता है? लूजली पैक्ड है। तो वहां पे डीएनए से आरएनए का बनना जिसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, आसानी से होगा या नहीं होगा? हो जाएगा, तो उसे बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनली मोर एक्टिव। बोलो क्लियर? कौन दिखाई देता है हमें? लाइट कलर्ड।
यूक्रोमेटिन ही, क्योंकि वहां तो डीएनए का अमाउंट क्या है, कम है, डाई का अटैचमेंट भी वहां पे कम होगा। बोलो ये डिफरेंस क्लियर है। फिर आगे बढ़ जाता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस को बोलते हैं लिटिल न्यूक्लियस, या इसी को बोलते हैं राइबोसोम फैक्ट्री। क्या बोलेंगे? राइबोसोम फैक्ट्री तो इसलिए ही बोलते हैं क्योंकि यहाँ राइबोसोम का निर्माण होता है, यहाँ बोलेंगे राइबोसोमल आरएनए का निर्माण होता है। बात एक ही है। बोलो क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए प्रोकैरियोट के केस में राइबोसोम कहां पे निर्माण इनका होता है, तो साइटोप्लाज्म। कोई अगर मेटाबॉलिकली ज्यादा सक्रिय कोशिका है तो उसके अंदर न्यूक्लियोलस का नंबर कम या ज्यादा, ज्यादा होता है। और इस बात को भी याद रखें कि वहां पे जहां पे ज्यादा एक्टिव सेल है तो वहां पे आप ये भी याद रखें कि न्यूक्लियोलस का जो साइज होता है ये छोटा मिलेगा या बड़ा मिलेगा, बड़ा दिखाई देता है। जो न्यूक्लियोलस होता है ये झिल्ली रहित होता है या नहीं होता है? झिल्ली रहित ही तो होता है, मतलब झिल्ली इसमें नहीं होती है। ये बात समझ में आ रही है। फिर आगे बढ़ते हैं। इसका शेप कैसा होता है, बोलेंगे गोलाकार, स्फेरिकल शेप होता है। और क्रोमैटिन या क्रोमोसोम पे एक पर्टिकुलर जगह होती है जहां पे अटैच रहता है, उस जगह का नाम क्या है? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। बोलो लिखा है ना, केंद्रिका संगठक क्षेत्र, याद आया। और वो क्रोमोसोम पे यहाँ मैंने दिखा भी दिया है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। ये क्रोमोसोम पे बना हुआ है। जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है यहीं पे आके न्यूक्लियोलस अटैच हो जाता है, तो इसे बोलते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। अगर हम लोग देखते हैं जो क्रोमोसोम होता है, कहीं कहीं पे हमें ऐसा दिखाई देता है कि जिसमें दो क्रोमेटिड होते हैं, और कुछ क्रोमोसोम ऐसे भी होते हैं जहां पे एक ही क्रोमेटिड होता है। जहां पे दो क्रोमेटिड दिखाई देते हैं वहां पे डीएनए भी कितने मिलेंगे? दो ही मिलेंगे। और जहां पे एक क्रोमेटिड दिखाई देता है डीएनए भी हमें एक ही मिलेगा। अगर हमें क्रोमोसोम देखने हैं तो इंटरफेज में दिखेंगे या एम फेज में? एम फेज में। जबकि क्रोमैटिन कहां दिखते हैं? इंटरफेज में। लिखा हुआ है अभी भी, क्लियर है। क्रोमैटिन के संघनन से ही क्या बनते हैं? क्रोमोसोम बनते हैं। जीनोम का मतलब क्या समझते हो? एक सेट का क्रोमोसोम के एक सेट को बोले या दो? एक सेट का जो क्रोमोसोम है उसी को बोलते हैं जीनोम। और जीनोम अगर हमें देखना है, मतलब एक सेट हमें देखना है, तो क्या कहां पे देखेंगे? गैमीट में देखेंगे। गैमीट का मतलब युग्मक में हम लोग इसे देख सकते हैं। बोलो ये पॉइंट क्लियर है। फिर आ गया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, जिसके बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट टर्न पे लिखेंगे। तो ये हो गया है।